हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब के आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल व्यक्ति और शासन के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। 20वीं शताब्दी में परिस्थितियां बदली और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हितों और गतिविधियों में वृद्धि हुई। इन हितों और गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों के लिए असंभव हो गया। ऐसी ही स्थिति में इन हितों का, इन सब गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के समूहों का गठन हो गया। ये समूह दबाव समूह कहलाए, प्रेशर ग्रुप्स कहलाए। तो आज हम लोग इस सत्र में इन्हीं दबाव समूहों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में दबाव समूहों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में, इनके लक्षण क्या हैं, इनका कार्य क्या है, इनके दोष क्या हैं, इनका महत्व क्या है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि दबाव समूहों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने उसको कैसे परिभाषित किया है, क्या परिभाषाएं दी हैं। मायरन वीनर के अनुसार हित या दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूहों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ओडेगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें। प्रोफेसर मदन गोपाल गुप्ता के अनुसार दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासकीय और विधायी दोनों ही प्रकार के निर्णयकर्ताओं को सरकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, दबाव समूह कहलाएगा। हैरी एक्सटीन के अनुसार दबाव समूहों की राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर उनका रूप पूर्णतया अराजनीतिकृत समूह से कम तथा पूर्णतया राजनीतिकृत समूह से अधिक होता है। यह स्थिति वस्तुतः राजनीतिक और अराजनीतिक स्तरों के बीच की गतिविधियों की होती है। प्रोफेसर जौहरी के अनुसार दबाव समूह राजनीति के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। वे राजनीति में हैं भी और नहीं भी हैं। लावेल के अनुसार दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। डी मैकीन ने दबाव समूहों का नाम अदृश्य सरकार रखा है। प्रोफेसर S.E. फाइनर दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। अभी हमने देखा कि दबाव समूहों को किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि दबाव समूहों के लक्षण क्या है। आइए देखते हैं। दबाव समूहों के लक्षण के बारे में अगर हम देखें तो इनका उद्देश्य सीमित होता है। जिस हित और गतिविधि के लिए ये बनते हैं इनका लक्ष्य वहीं तक सीमित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य सीमित होता है। ये औपचारिक, अर्ध औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह औपचारिक रूप से ही गठित हों, ये अनौपचारिक भी हो सकते हैं। इनके लक्षणों में सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता, अर्थात जो भी व्यक्ति इनके सदस्य बनते हैं वो चाहें तो एक के साथ कई दबाव समूहों के भी सदस्य बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी एक सीमित दबाव समूह का ही सदस्य हो, यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति कई प्रकार के दबाव समूहों के सदस्य हों। संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, दबाव समूह के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग भी किया जाता है और अगर आवश्यकता पड़े तो वो असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका, अर्थात दबाव समूह जो है वो राजनीतिक और प्रशासन में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं बल्कि वो परोक्ष भूमिका का निर्वहन करते हैं। चुनाव इनके द्वारा नहीं लड़ा जाता है बल्कि जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं उनको उनके मतों को प्रभावित किया जाता है। इनकी स्थिति अगर देखें तो राजनीति और गैर राजनीति के बीच की होती है। प्रोफेसर जौहरी ने दबाव समूहों को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है और कहा है कि दबाव समूह राजनीति के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। ये राजनीति में हैं भी और नहीं भी। दबाव समूहों के द्वारा बिना उत्तरदायित्व का वहन किए सत्ता के लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए इन्हें अनुत्तरदायी राजनीतिक दल भी कहा जाता है।
और इसी के साथ साथ अनिश्चित कार्यकाल, यानी कि दबाव समूहों का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये थोड़े समय के लिए भी हो सकते हैं और इनका बहुत लंबा कार्यकाल भी हो सकता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दबाव समूहों के जो लक्षण हैं, सीमित उद्देश्य, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित, सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका और अनिश्चित कार्यकाल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या संबंध है और ये किस प्रकार से उनसे भिन्न है, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में संबंधों और अंतर की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही राजनीतिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और शासन की नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध भी है और अंतर भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शासन सत्ता का अगर प्रकरण देखा जाए तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है सत्ता पर नियंत्रण करना, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना, उनको विजयी बनाना और स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना। वहीं दूसरी ओर दबाव समूह को देखें तो उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि दबाव डाल करके जो सामाजिक नीतियां होती हैं, शासन होते हैं, उनको प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। औपचारिक रूप से ये सत्ता से बाहर रहकर अपने कार्यों से शासन सत्ता को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। उद्देश्य और कार्यक्रम अगर देखें तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से उनका संबंध होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इनका उद्देश्य जो है वो व्यापक होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं दबाव समूह की तो ये एक वर्ग विशेष के हितों तक ही सीमित होते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों की तुलना में अगर अपेक्षा में देखा जाए तो ये इनका उद्देश्य सीमित और संकुचित होता है। सजातीयता, एकता या स्वरूप की अगर बात करें तो इनका कार्यक्रम और उद्देश्य बहुरूपी होता है, इसलिए सजातीयता और एकता की स्थिति में कमी होती है। वहीं दबाव समूहों का जो विशेष विषय होते हैं या मसले होते हैं उनसे एकता व सजातीयता की स्थिति इनमें होती है। आकार और सदस्यता की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल एक बड़े संगठन होते हैं और सुदृढ़ होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो दबाव समूह हैं ये इनकी तुलना में छोटे होते हैं। इनकी सदस्यता परस्पर व्यापी होती है, अर्थात अभी हम लोगों ने इसे बात की थी कि कोई भी व्यक्ति एक के साथ कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है और ये राजनीतिक दलों की तुलना में इनका संगठन उतना सुदृढ़ नहीं होता है, बल्कि ढीला होता है। संगठन अगर देखें तो ये अनिवार्य रूप से औपचारिक होते हैं। राजनीतिक दल जो है वो औपचारिक रूप से ही गठित होते हैं, लेकिन उनके विपरीत अगर हम लोग दबाव समूह को देखें तो ये औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों ही हो सकते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े दबाव समूह जो होते हैं वो औपचारिक रूप से असंगठित भी देखे गए हैं। साधनों की बात अगर करें तो राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं और उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन दबाव समूह जो है वो संवैधानिक साधनों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजनीतिक दल और दबाव समूह परस्पर संबंध, इनका आपस में संबंध है और दोनों ही राजनीतिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो शासन संचालन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि शासन सत्ता का प्रकरण हो, चाहे उद्देश्य की बात की जाए या स्वरूप की बात की जाए, आकार, सदस्यता, संगठन और साधन, इन सबको अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम लोग बात करेंगे दबाव समूहों के वर्गीकरण के बारे में। दबाव समूहों का वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहले कि उन समूहों का लक्ष्य क्या है, स्वार्थी है या लोकार्थी है। नंबर 2, संगठन की प्रकृति कैसी है, औपचारिक या अनौपचारिक। उसका अस्तित्व जो है वो दीर्घकालिक है या अल्पकालिक है। साथ साथ उसके कार्य क्षेत्र का आधार क्या है, स्थानीय आधार पर बना हुआ है या देशव्यापी आधार पर बना। आमंड ने दबाव समूहों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। नंबर 1 संस्थात्मक, नंबर 2 असंघात्मक, नंबर 3 संघात्मक और नंबर 4 प्रदर्शनात्मक। तो इन आधारों पर हम दबाव समूहों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है संस्थानात्मक, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। ये औपचारिक होते हैं और राजनीतिक दलों और विधानमंडलों में सक्रिय रहते हैं और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की छत्रछाया में ये पोषित होते हैं। नंबर 2 है समुदायात्मक, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। ये आधुनिक दबाव समूह कहलाते हैं और हितों की अभिव्यक्ति के लिए इनका संगठन होता है।
इसमें प्रमुख रूप से व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन, श्रमिक संगठन आदि होते हैं। नंबर 3 है असमुदायात्मक, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। ये परंपरागत दबाव समूह कहलाए जाते हैं। धर्म, जाति, रक्त संबंध या अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं और ये अनौपचारिक और असंगठित। चौथा है प्रदर्शनकारी या अनियमित एनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स। ये इस प्रकार के ग्रुप जो हैं वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसभाएं करना, रैली करना, हड़ताल करना, अनशन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी आवश्यकता पड़ी तो पहुंचाना और आक्रामक रवैये से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये संघर्षरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो इस प्रकार से हम दबाव समूहों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दबाव समूह किन किन प्रकार के तरीकों को अपनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आइए देखते हैं दबाव समूहों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके। तो हम लोग देखेंगे कि दबाव समूहों के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं या उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी कार्यप्रणाली में लॉबिंग करना, यानी कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको अपने हित में कानून बनवाने के लिए प्रयास करना, विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करना, इसके लिए बड़े बड़े कार्यालय स्थापित करना, अपना स्टाफ रखना और मुख्य रूप से सूचनाएं प्रसारित कराना, अपने नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करना और विधियों के राजनीतिक प्रभाव को स्पष्ट करना। तो लॉबिंग इनका पहला कार्य हो गया, कार्यप्रणाली हो गई। दूसरी है प्रचार प्रसार के साधन, यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता के मध्य अपने पक्ष को रखने के लिए प्रेस, रेडियो, टीवी आदि आदि जो साधन है उनका उपयोग करना। आंकड़े प्रकाशित करना, यानी कि जो नीति निर्माता है उनके समक्ष आंकड़े उपस्थित करना, आंकड़े प्रस्तुत करना, जिससे वो उनके पक्ष में कानून को बना सके, नियम बना सके। नंबर 4, गोष्ठियां आयोजित करना, अपने हित की रक्षा के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोष्ठियों का आयोजन करना, उन गोष्ठियों में संबंधित अधिकारियों को बुलाना जिससे वो उन गोष्ठियों में अपने पक्षों को रख सकें। इसके साथ साथ रिश्वत, बेईमानी अथवा अन्य उपाय, अपने ध्येय की रक्षा के लिए दबाव समूह के द्वारा रिश्वत और बेईमानी का भी जो है वो तरीका अपनाया जाता है। न्यायालय की शरण करना, अगर उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो लोग न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। और संसद सदस्यों या विधानमंडल में विधायकों के मनोनयन में रुचि लेना, यानी कि शुरू से ही प्रत्याशी बनने में मदद करना और उनको जितवाने का प्रयास करना जिससे वो संसद में या विधानसभा में पहुंच करके उनके पक्ष में नियम और कानून को बना सकें। तो उनके जो तरीके हैं संक्षेप में हम देखें तो लॉबिंग, प्रचार प्रसार के साधन, आंकड़ों को प्रकाशित करना, गोष्ठियां आयोजित करना, रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपायों का प्रयोग करना, न्यायालय की शरण लेना और संसद सदस्यों और विधायकों के निर्वाचन में, उनके मनोनयन में, उनको निर्वाचित करने में अपना योगदान देना। अब इसके बाद हम लोग दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्वों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। दबाव समूहों की भूमिका के निर्धारित तत्वों को हम देखें तो इनकी भूमिका विशेष परिस्थितियों में, विशेष समय में अलग अलग होती है। जैसे अगर शासन व्यवस्थाओं को हम देखें, लोकतंत्र है तो वहां पर दबाव समूह अधिक सक्रिय होंगे। सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है तो वहां पर इनकी भूमिका सीमित होती है। अध्यक्षात्मक शासन है क्योंकि वहां पर दलीय अनुशासन जो है वो कम होता है और कार्यपालिका का हस्तक्षेप व्यवस्थापिका में कम होता है कानून निर्माण में, तो वहां पर ये अधिक प्रभावी होते हैं। संसदात्मक व्यवस्था है तो वहां पर दलीय अनुशासन मजबूत होता है और कार्यपालिका का हस्तक्षेप विधायिका में अधिक होता है, इसलिए वहां पर इनका प्रभाव कम होता है। राज व्यवस्था और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है? यदि समाज विकसित है, आधुनिक है, खुला हुआ है, औद्योगिक समाज है तो वहां पर ये अधिक सक्रिय होते हैं दबाव समूह। और अगर आधुनिकता से दूर समाज है, बंद है, अर्ध सभ्य है या कृषक समाज की बहुलता है तो वहां पर ये कम सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी है? अगर द्विदलीय व्यवस्था है तो वहां पर प्रभाव अधिक होगा। अगर बहुदलीय व्यवस्था है तो वहां पर दबाव सीमित होंगे। वो क्यों? क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल ही इस प्रकार से छोटे होते हैं कि वो दबाव समूह की भूमिका में रहते हैं, इसलिए वहां पर उनका प्रभाव सीमित रहता है। चौथी चीज, अगर कार्य स्वरूप और कार्य संचालन को देखें तो अगर वो दीर्घकालिक दबाव समूह है, बहुत लंबे समूह है, तो उनकी बहुत व्यवस्था बन जाती है और वो अधिक प्रभावी होते हैं। लेकिन जो छोटे समय के लिए होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, उनका प्रभाव सीमित होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था के स्वरूप, राज व्यवस्था और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक दलों की स्थिति, काल स्वरूप और कार्य संचालन के आधार पर दबाव समूहों की जो भूमिका है वो निर्धारित होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह जो हैं उनको किस प्रकार से उनकी आलोचना होती है, उनके दोष क्या क्या हैं।
तो आइए एक निगाह डालते हैं इनके दोष के ऊपर या उनकी किन आधारों पर आलोचनाएं की जाती है। दबाव समूहों की विभिन्न प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं। उन आलोचनाओं के अगर आधार को हम देखें तो पहला आधार है कि वो अप्रजातांत्रिक होते हैं। प्रजातंत्र में किसी भी कार्य के लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी होता है, लेकिन दबाव समूह जो है वो राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, अर्थात जनता के प्रति ये अनुत्तरदायी होते हैं। दूसरा, संकीर्णता के प्रति, क्योंकि हर दबाव समूह किसी न किसी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह स्थिति समाज और राष्ट्र के हित में कभी कभी बाधक हो जाती है, क्योंकि जो मजबूत दबाव समूह हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए जो समाज के हित हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। नंबर 3 है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा, अर्थात जो समूहों के हित होते हैं उनमें परस्पर जो संघर्ष है उसमें कहीं ना कहीं सार्वजनिक हित कमजोर हो जाते हैं। नंबर 4, भ्रष्ट आचरण। दबाव समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घूस या अनुचित अनैतिक कार्यों को प्रश्रय देते हैं, जिससे इनका भ्रष्ट आचरण जो है वो इनकी आलोचनाओं का एक कारण बन जाता है। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीयता में बाधकता, अर्थात कहीं कहीं दबाव समूह अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों में कहीं कहीं पर शस्त्र निर्माण जो कंपनियां हैं उनके जो समूह हैं वो ये कोशिश करते हैं कि विश्व में तनाव बना रहे, और उन तनाव जब तनाव बनेगा तो उनके शस्त्र बिकेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनके जो व्यक्तिगत हित हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जो हैं उनमें कुछ दोष भी हैं, लेकिन इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि दबाव समूह का कोई कार्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि उनका महत्व क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो दबाव समूहों के कार्य और महत्व और भूमिका के बारे में अगर हम देखें तो दबाव समूह की जो पहली भूमिका है वो जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में जो लोकमत है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरा है शासन के लिए सूचनाएं एकत्र करना। दबाव समूह के द्वारा शोध कार्य किया जाता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है जो शासन है उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में हितों, विभिन्न वर्गों के हितों के लिए शासन व्यवस्था को प्रभावित करने का भी कार्य दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। सरकार की निरंकुशता को सीमित करना और समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना भी दबाव समूह का एक कार्य होता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन के रूप में दबाव समूहों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। राडो ने कहा भी है कि निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं। विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, अर्थात जो विधानमंडल में कानून का निर्माण होता है उन कानूनों के निर्माण में दबाव समूहों की परोक्ष भूमिका भी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जनतांत्रिक व्यवस्था की प्राणवायु के रूप में है और इनकी आलोचनाएं मात्र सैद्धांतिक रूप से ही हैं। व्यवहारिक रूप से दबाव समूह जनतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो दबाव समूह के बारे में संक्षेप में अगर हम बात करें तो दबाव समूह के जो लक्षण हैं उसमें इनका सीमित उद्देश्य होता है, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं, सीमित या परस्परवादी सदस्यता, यानी एक साथ एक व्यक्ति अनेक दबाव समूह के सदस्य भी हो सकते हैं, एक के भी हो सकते हैं। ये संवैधानिक असंवैधानिक दोनों ही हो सकते हैं और इनका कार्यकाल अनिश्चित हो सकता है। प्रशासन में परोक्ष भूमिका का निर्वहन किया जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में अगर बात करें तो उद्देश्य, कार्यक्रम, आकार और सदस्यता, संगठन और साधनों के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों के बीच में कुछ संबंध और कुछ अंतर देखे गए हैं। अगर इनका वर्गीकरण का आधार देखा जाए तो संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक, प्रदर्शनकारी प्रकार के ये दबाव समूह होते हैं। इनके तरीके और कार्य प्रणाली को अगर हम देखें तो लॉबिंग करना, प्रचार प्रसार, आंकड़ों का प्रकाशन करना, गोष्ठियों का आयोजन करना और रिश्वत, बेईमानी या भ्रष्ट आचरण का भी कभी प्रयोग करना। और जो इनकी भूमिका का निर्वहन होता है वो भिन्न आधार पर होता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है। दोष अगर हम देखें तो ये अप्रजातांत्रिक होते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में किसी भी कार्य के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन दबाव समूह जो है ये शासन सत्ता का प्रभाव का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी के जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। भ्रष्ट आचरण और संगीणता भी इनके दोष में आता है, लेकिन अगर इसके साथ हम देखें तो इनका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है जनतंत्र में। ये जनता की अभिव्यक्ति के साधन और सरकार की निरंकुशता की समाप्ति के लिए कार्य करते हैं। और अगर अंत में देखा जाए तो ये जनतंत्र की प्राणवायु है। इनका जो दोष है वो सैद्धांतिक है, व्यवहारिक रूप से ये काफ़ी महत्व रखते हैं। तो आशा है कि दबाव समूह से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो को देखा,
आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।